Good morning. Let's get the hang of a new grammar topic, noun clause. So, what is a noun clause? It's stated that a noun clause is a subordinate clause or a dependent clause that acts as the succedaneum of any noun in the sentence, whether they are subjects, objects, or subject complements. So, basically, noun clause क्या होता है? Noun clause is a subordinate clause or a dependent clause. Subordinate clause और dependent clause सेम ही होता है. तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज डजंट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. वो अपने आप में कोई मीनिंग शो नहीं करता है, क्योंकि उसे वो कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. आप तो क्लॉज जानते होंगे. इसके क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज में सेंटेंसेस का कुछ क्वालिटी होता है. क्लॉज और फ्रेज दोनों में डिफरेंस है. अब तो पढ़े होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ. क्लॉज में सेंटेंस का कुछ क्वालिटीज होता है. क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ नहीं होता है. तो उसे हम फ्रेज कहेंगे. लेकिन इससे क्लॉज में सेंटेंस का क्वालिटीज होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है, लेकिन उसे कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. इसलिए उसे कहते हैं नाउन. नाउन क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज और ए सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उसे कंप्लीट मीनिंग शो करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं बोलूंगा कि आई नो दैट Nandu is the name of your dog. I know that Nandu is the name of your dog. I know that. I know that. मुझे पता है कि नंदू इज द नेम ऑफ योर डॉग. तुम्हारे कुत्ते का नाम नंदू है. देखिए, पहले आई नो दैट, मुझे पता है कि. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, आई नो दैट, कंप्लीट सेंटेंस है. आई नो दैट नंदू इज द नेम ऑफ योर डॉग, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस से है. आई नो दैट नंदू इज द नेम ऑफ योर डॉग. लेकिन अगर मैं इनमें से, इस सेंटेंस में से सिर्फ इतना बोलूं कि आई नो दैट, आपको इससे कुछ समझ में आता है? आई नो दैट, मुझे पता है कि, मैं सिर्फ इतना बोलूं और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलूं. पूरा का पूरा सेंटेंस जो था, आई नो दैट नंदू इज द नेम ऑफ योर डॉग, इस पूरा का पूरा सेंटेंस से मैंने सिर्फ बोला आई नो दैट. आई नो दैट. इस अगर मैं इतना ही बोलूं तो आपको कुछ समझ में आएगा मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ में आएगा. तो ये है आई नो दैट में. देखिए, सब्जेक्ट है और वर्ब भी है. आई नो, तो इसमें सेंटेंस का कुछ क्वालिटीज है. आई नो दैट, इससे आप कहेंगे क्लॉज. ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में कोई मीनिंग शो नहीं करता है. आई नो दैट, मुझे पता है कि. क्या पता है? इससे कुछ आपको पता चलता है? आई नो दैट सिर्फ इतना है बोलूं. अगर मैं पूरा बोलूं, मुझे पता है कि नंदू तुम्हारे कुत्ते का नाम है. मुझे पता है कि तुम्हारे कुत्ते का नाम नंदू है. अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं एक कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम नंदू है. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, मुझे पता है कि, आई नो दैट, सिर्फ इतना बोलूं, आपको कुछ समझ में आएगा? तो इससे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उससे कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. यहाँ पे आई नो दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, और नंदू इज द नेम ऑफ योर डॉग, ये है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज. तो इस डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंप्लीट सेंस नहीं दिखाता हो, को कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए उसे मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. उससे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. तो ये नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज that acts as the succedaneum of any noun in the sentence. और succedaneum means ये कोई भी नाउन को सेंटेंस में रिप्लेस कर देता है. Succedaneum means substitute. Succedaneum of any noun in the sentence, whether they are subjects, objects or subject complements. हम देखेंगे एग्जांपल्स में. Noun clause can act as subject, direct object, indirect object, subject complement, object of a preposition, adjective and adverb complement. तो नाउन क्लॉज इन तरह से एक्ट कर सकता है. नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है. कैसे? हम एग्जांपल में देखेंगे. A noun clause usually begins with words such as. अब नाउन क्लॉज को पहचानेंगे कैसे? ये कौन से वर्ड से शुरू होता है? Basically, a noun clause usually begins with words such as what, whatever,
which, whichever, who, whoever, whom, whomever, when, whenever, where, wherever, why, how, whether और if और that। तो इन सब वर्ड्स के साथ वर्ड से वो शुरू होता है नाउन क्लॉज। तो फर्स्ट देखेंगे नाउन क्लॉज आज सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज आज सब्जेक्ट। हम देखे थे नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह आर्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह आर्ट कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह आर्ट कर सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आर्ट कर सकता है। तो हम पहले देखेंगे नाउन क्लॉज कैसा सब्जेक्ट की तरह आर्ट करता है। नाउन क्लॉज आज सब्जेक्ट। यहाँ पे जो नाउन क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person. Whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person. Whoever you desiderate, desiderate means want or desire, to fraternize with, fraternize means दोस्ती करना। तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो, whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person. Whoever you desiderate to fraternize with, तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो, is an ultiloquent person, वो एक घमंडी इंसान है। is an ultiloquent, ultiloquent means घमंडी इंसान। ultiloquent एक एडजेक्टिव है। तो देखेंगे यहाँ पे एक नाउन क्लॉज कैसे एक्ट करता है। Here, whoever you desiderate to fraternize with acts as the subject and each acts as the verb. Whoever implies to a person, whoever कोई इंसान को imply करता है, so the independent clause is derived as someone is an ultiloquent person. Here, the dependent or subordinate clause, whoever you desiderate to fraternize with, is the noun clause that acts as a subject. देखिए ये जो है whoever you desiderate to fraternize with, तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो वो एक घमंडी इंसान है। तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो whoever you desiderate to fraternize with, तो इतने में से आपको कुछ समझ में आएगा? अगर मैं सिर्फ इतना बोला, अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं, whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person, तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो वो एक घमंडी इंसान है। अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं तो ही आपको मीनिंग समझ में आएगा। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो, सिर्फ इतना बोलूं, आपको समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये कोई सेंस मेक नहीं कर रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इससे कहते हैं ये पूरा का पूरा मीनिंग दिखाने के लिए ये क्या, इसे क्या, इस क्लॉज, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसे मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। when whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person, अगर is an ultiloquent person मैं बोलता हूँ तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं whoever you desiderate to fraternize with, तुम जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो, तो ये कोई मीनिंग शो नहीं करता है। तो आप इससे बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये मीनिंग शो करने के लिए और एक पार्ट पे उसे डिपेंड होना पड़ रहा है, इज एन अल्टीलोक्वेंट के ऊपर उसे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये डिपेंड होना पड़ रहा है इसलिए आप उससे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। whoever you desiderate to fraternize with, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है। हम पढ़े थे नाउन क्लॉज इज एन डिपेंडेंट क्लॉज, इज अ डिपेंडेंट क्लॉज और ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज कैसे एक्ट कर रहा है, आज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person, ये सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, इज है। जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो वो एक घमंडी इंसान है। whoever you desiderate to fraternize with is an ultiloquent person. Next, whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum must be an user secomic. Whoever hasn't truncated, truncated means cut, truncate means cut, ये थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पे, truncated his hair and beard for a lustrum, lustrum means a period of 5 years, मस्ट बी एन असर सेकमिक। असर सेकमिक उसे कहते हैं, असर सेकमिक एक नाउन है जिस इंसान के सर पे बहुत ज्यादा बाल हो या फेस पे बहुत ज्यादा दाढ़ी वगैरह हो उसे आप कहेंगे असर सेकमिक। जैसे आप केजीएफ मूवी में देखे होंगे यश का लुक, जो एक्टर केजीएफ मूवी के एक्टर हैं यश, वो बहुत ज्यादा बाल रखे हैं सर पे और दाढ़ी वगैरह है फेस पे, तो उन्हें कहेंगे असर सेकोमिक। वो जो लुक होता है उसे आप कहेंगे असर सेकोमिक।
उस इंसान को आप कहेंगे असर सेकोमिक, जिसका लुक ऐसा हो। Whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum, जो भी अपना दाढ़ी या बाल 5 साल से नहीं काटा हो, must be an असर सेकोमिक। Here whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum is the noun clause। यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास कौन सा है, कौन सा क्लास डिपेंडेंट है? whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा? जिस इंसान ने 5 सालों से अपना बाल और दाढ़ी नहीं कटवाया है, नहीं कटा है, नहीं कटवाया है, जिस इंसान ने अपना बाल और दाढ़ी 5 सालों से नहीं कटा है। इतने में आपको कुछ समझ में आएगा? अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं, whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum must be an SS comic, अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोलूं तो ही आपको समझ में आएगा। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसे मीनिंग शो करने के लिए दूसरे वाला पार्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, तो इसलिए आप उसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो नाउन क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज है। ये कैसे एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है? Whoever hasn't truncated his hair and beard for a lustrum is the noun clause as well as a subordinate clause that acts as a subject. Whoever alludes to someone is a whoever है, किसी ना किसी को रेफर कर रहा है, किसी ना किसी को इशारा कर रहा है। So independent clause is someone must be an associate. नेक्स्ट, whoever vaticinates is a clairvoyant, जो भविष्य बताता है वो योत्सी होता है। clairvoyant मीन्स योत्सी, vaticinate मीन्स भविष्य बताना, हाथ देखकर भविष्य बताना, उसे कहते हैं vaticinate। वर्ब है vaticinate। whoever vaticinates is a clairvoyant, जो भविष्यवाणी करता है या भविष्य बताता है वो योत्सी होता है। तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, whoever vaticinates, जो भविष्य बताता है, क्या आपको इतने में कुछ समझ में नहीं आता है? whoever vaticinates, उसे पूरा मीनिंग शो करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? इज ए क्लायरवॉयंट बोलूंगा तो ही आपको समझ में आएगा, जो भविष्य बताता है वो युत्सी होता है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं जो भविष्य बताता है, whoever vaticinates, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप इससे कहेंगे डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, मेन क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप उससे कहेंगे डिपेंडेंट क्लास। तो ये डिपेंडेंट क्लास कैसे एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है? एक नाउन क्लास है। हम देखा था टॉपिक क्या हमारा हेडलाइन क्या था? नाउन क्लास as सब्जेक्ट। हियर द सबऑर्डिनेट क्लास whoever vaticinates is the noun clause that acts as a subject। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? someone is a clairvoyant। नेक्स्ट एग्जांपल, whoever lollygags instead of drudging is habitudinous। whoever lollygags instead of drudging, जो मेहनत किए बिना वक्त बर्बाद करता है, is habitudinous, वो बेवकूफ होता है। whoever lollygag means to waste time instead of drudging means मेहनत करना, drudge means मेहनत करना, to work hard। whoever lollygags instead of drudging is habitudinous, जो मेहनत किए बिना वक्त बर्बाद करता है, उससे बेवकूफ वो बेवकूफ होता है। सो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? whoever lollygags instead of drudging, जो मेहनत किए बिना वक्त बर्बाद करता है, उसे आप कहें, या इसे आप कहेंगे डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। Here the subordinate clause or dependent clause whoever lollygags instead of drudging is the noun clause that acts as a subject. So independent clause is someone is habitudinous. Next, noun clause as direct object। वहां हम देखे थे noun clause as subject, अब देखेंगे noun clause as direct object। noun clause कैसे direct object की तरह काम करता है? Direct object implies to the object of the verb। Example, do you puzzle over what he's driving at? Do you puzzle over, तुम्हें समझ में आता है? Do you puzzle over, puzzle over means understand, do you understand, तुम्हें समझ में आता है? What he is driving at, वो क्या explain कर रहा है, क्या बोल रहा है? What he is driving at, drive at means to explain something, ये कुछ बोलना, वो क्या बोल रहा है तुम्हें कुछ समझ में आता है? Do you puzzle over what he is driving at? So here the subject is you, the verb is puzzle over। Puzzle over is a phrasal verb, the verb is puzzle over, the direct object is, देखिए, do you puzzle over, do you puzzle over means understand, do you understand, क्या, उसके अंडरस्टैंड के बाद, अंडरस्टैंड किस, अंडरस्टैंड को अगर आप क्वेश्चन पूछे क्या,
तो क्या आंसर आएगा? व्हाट ही इज ड्राइविंग एट, जो वो बोल रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है? डू यू पजल अबाउट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ड्राइविंग एट, वो जो बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट ही इज ड्राइविंग एट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या हेडलाइन क्या है? नाउन क्लॉज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नाउन क्लॉज है। The direct object is what he is driving at. So the independent clause is do you puzzle over something? Here the noun clause what he is driving at acts as direct object. So यहाँ पे जो noun clause होता है वो किस तरह act करता है? Direct object की तरह act करता है. Do you puzzle over what he is driving at? Do you puzzle over what he is driving at? तो यहाँ पे what he is driving at noun clause है जो कि direct object की तरह काम कर रहा है. Next. Cogitate who will spring for me. I cogitate. Cogitate means think. I think. मैं सोचता हूँ. Who is spring for me? Spring for someone means किसी के लिए पैसा देना. आप सपोज रेस्टोरेंट में गए हैं आपके दोस्त के साथ, आपके दोस्त आपके लिए पैसा दे रहा है, उसे आप कहेंगे My friend springs for me. मेरे दोस्त मेरे लिए पैसा पेमेंट करता है. उसके स्प्रिंग फॉर समवन का मतलब ये है किसी के लिए टू पे फॉर समवन. आई कोजिटेट हु विल स्प्रिंग फॉर मी. मैं सोचता हूँ मेरे लिए कौन पेमेंट करेगा, कौन पैसा देगा. Here the subject is I, the verb is cogitate, the direct object is I cogitate. What do I cogitate? मैं क्या सोचता हूँ? Who will spring for me? मेरे लिए पैसा कौन देगा? क्या सोचते हो आप? तो ये क्या का आंसर जो है, ये व्हाट का आंसर जो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? Who will spring for me? मेरे लिए पैसा कौन देगा? मैं ये सोच रहा हूँ. तो मैं जो सोच रहा हूँ वो है ऑब्जेक्ट. I cogitate what? Who will spring for me? What do I cogitate? Who will spring for me? तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट क्वेश्चन करने के बाद आपको जो आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये तो आपको पता ही है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको ये तो आप पढ़े होंगे. So the direct object is who will spring for me, and the independent clause is I cogited something. Ergo, the noun ergo means so. So the noun clause who will spring for me acts as direct object. तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है who will spring for me, ये है नाउन क्लॉज. यहाँ पे नाउन क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. नेक्स्ट, नाउन क्लॉज as indirect object. बोथ आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये है indirect object. Example, I drew a blank. Drew a blank means forget. I forgot. I drew a blank to bring whoever was a fledgling. Fledgling means fresher. जो fresher होता है, fledgling up to speed vis-a-vis the symposium in the offing. Symposium means meeting, in the offing means आने वाला, आगे आने वाला, उसे कहते हैं in the offing. I drew a blank to bring whoever was a fledgling up to speed vis-a-vis the symposium in the offing. तो मैं भूल के, जो फ्रेशर है मैं भूल गया उससे इन्फॉर्म करने के लिए, उसे आने वाला मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना भूल गया. जो फ्लेजलिंग है, जो फ्रेशर है, उसे मैं आने वाले मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना भूल गया. आई ड्रू ए ब्लैंक टू ब्रिंग whoever was a fledgling. ये जो लेटर बोल्ड में लिखा है whoever was a fledgling, फिर उससे पहले लिखा है ब्रिंग, और जो बोल्ड में जितना लेटर, जितना जो वाला पार्ट लिखा है whoever was a fledgling, उसके बाद लिखा है up to speed. ये जो bring up to speed, bring someone up to speed means किसी को इन्फॉर्म करना. to inform someone, to inform इसका मतलब है किसी को इन्फॉर्म करना. bring someone up to speed means to inform. So I drew a blank to bring whoever was a fledgling up to speed vis-a-vis the symposium in the offing. Symposium means meeting. So here the subject is I. The verb phrase is drew a blank to bring up to speed. The direct object is the symposium in the offing. The symposium in the offing. The indirect object is whoever was a fledgling. जो फ्लेजलिंग है, जो फ्रेशर है, उसे मैं आने वाले मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना भूल गया. तो क्या इन्फॉर्म करना था आपको आने वाले मीटिंग के बारे में? जो आपको इन्फॉर्म करना था, इन्फॉर्म आपको क्या करना था, क्या इन्फॉर्म करना था आपको? इस इन्फॉर्म को क्वेश्चन जो पूछते हैं, क्या इन्फॉर्म करना था, उसका जो आंसर आता है आपको क्या इन्फॉर्म करना था? आने वाला मीटिंग के बारे में. द सिंपोजियम इन द ऑफिंग. तो ये जो आंसर आ रहा है आने वाला मीटिंग के बारे में, द सिंपोजियम इन द ऑफिंग, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब को क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आता है उससे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या इन्फॉर्म करना था आपको? द सिंपोजियम इन द ऑफिंग, आने वाले मीटिंग के बारे में. किसको इन्फॉर्म करना था? whoever was a fledgling, जो फ्रेशर था.
ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज whoever was a fledgling. So independent clause is I drew a blank to bring up to speed vis-a-vis the symposium in the offing. They go the noun clause whoever was a fledgling acts as an indirect object over here. तो यहाँ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है whoever was a fledgling, ये नाउन क्लॉज है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. नेक्स्ट, नाउन क्लॉज आज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसे और भी कहते हैं प्रेडिकेट नोमिनेटिव. नाउन क्लॉज आज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ए प्रेडिकेट नोमिनेटिव कंप्लीट्स द लिंकिंग वर्ब. एग्जांपल देखते हैं. माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस इज दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडल. एंड माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस, इडियोसिंक्रेटिक मींस अपने तो अंदर जो यूनिक क्वालिटी होता है उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक. माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस, प्रोएस मींस स्किल, is that I am a quintessential sesquipedalian. Quintessential means the best example of something. Sesquipedalian means a person who is fond of long or bombastic English words. जिसे इंग्लिश के बहुत bombastic words से होते अच्छा लगता है उसे कहते हैं sesquipedalian. My idiosyncratic prowess is that I am a quintessential sesquipedalian. ये है सेंटेंस. हमें यहाँ पे देखना है नाउन प्लस क्या है. Here the subject phrase is my idiosyncratic prowess. यहाँ पे subject phrase क्या है? My idiosyncratic prowess. The verb is जो कि एक linking verb है. Verbs of be as linking verbs don't have objects. They are intransitive. ये जो be verbs होते हैं, be के जो verbs होते हैं, is, am, are, was, were, आपको पता होगा, ये सब be के forms होते हैं, तो इनका कोई object नहीं होता है. Verbs of be as linking verbs don't have objects. They are intransitive. तो तो जो सब verb का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिस verb का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव कहते हैं. और जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं. तो ये जो सब बी के फॉर्म्स होते हैं, जो सब वर्ब्स होता है, बी का फॉर्म इज, आर, आम, वाज, वेयर, ये सब लिंकिंग वर्ब जो होता है इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इन्हें हम इंट्रांजिटिव कहते हैं. Next, I go the predicate nominative that I am a quintessential sesquipedalian. Adumbrates या indicates my idiosyncratic poise. ये जो वो होता है that I am a quintessential sesquipedalian, ये जो क्वालिटी है मेरा that I am a quintessential sesquipedalian. मतलब बताया था मैंने quintessential means the best example of something. Sesquipedalian means इससे इंग्लिश के bombastic words से जिससे bombastic words इंग्लिश के bombastic words अच्छा लगता हूँ उसे कहते हैं sesquipedalian. तो ये जो मेरा क्वालिटी है दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडलियन आडम्बरेट्स माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस, ये मेरे यूनिक क्वालिटी को रेफर करता है. आपका यूनिक क्वालिटी क्या है? माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस. मेरा यूनिक क्वालिटी क्या है? यूनिक स्किल मेरा क्या है? दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडलियन. तो ये जो है दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडलियन, ये क्या है? ये मेरा यूनिक क्वालिटी है, ये मेरा इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस है. The predicate nominative that I am a quintessential sesquipedalian adumbrates my idiosyncratic prowess and it has no ansloting with the linking verb is. इसका जो linking verb is है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है. It has no ansloting, it has no relation with the linking verb is. इसका is के साथ जो linking verb is के साथ कोई लेना देना नहीं है. तो ये जो पार्ट है that I am a quintessential sesquipedalian, इसे कहेंगे subject complement या predicate nominative. The independent clause is my idiosyncratic prowess is my being a sesquipedalian. So here the noun clause that I am a quintessential sesquipedalian acts as subject complement. यहाँ पे जो noun clause है that I am a quintessential sesquipedalian, ये subject complement के तरह काम कर रहा है. सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है ये. My idiosyncratic prowess is मेरा यूनिक क्वालिटी है. क्या? दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडलियन, ये जो सब्जेक्ट होता है माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस. माय इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस ये सब्जेक्ट है और वर्ब है इज. आपका मेरा इडियोसिंक्रेटिक प्रोएस क्या है? मेरा यूनिक क्वालिटी क्या है? दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडलियन. तो ये वाला पार्ट दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडलियन ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो ये नाउन क्लास की तरह काम कर रहा है. नेक्स्ट, You dissenter is whomever you pulverized in the C division competition. यहाँ पे जो वर्ड लिखा है C division, CI-DEVANT, C division. C division means earlier, पहले वाला, former, ex, जिसे आप कहते हैं.
योर डिसेंटर आपका प्रतिद्वंदी, योर डिसेंटर इज whomever you pulverized, तुम्हारा प्रतिद्वंदी whoever you pulverized in the seed even competition, पहले वाला कंपटीशन में तुमने जिससे हराया था, whomever you pulverized, pulverize means to defeat someone, किसी को हराना, जिसे तुमने पहले वाला कंपटीशन में हराया था वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। योर डिसेंटर इज whoever you pulverized in the seed even competition। ये द सब्जेक्ट फ्रेज इज योर डिसेंटर, तुम्हारा प्रतिद्वंदी। द वर्ब इज, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। वर्ब्स ऑफ बी एज लिंकिंग वर्ब्स और जील्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स दे आर इंट्रांजिटिव। तो बी के फॉर्म से होते हैं जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो सब इंट्रांजिटिव होता है क्योंकि उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। So the predicate nominative, whoever you pulverized in the seed even competition, alludes to your dissenter। तो ये जो पार्ट दिखाता है whoever you pulverized in the seed even competition, जिससे जिसको तुमने पहले वाला कंपटीशन में हराया था, ये कौन था? वो तुम्हारा डिसेंटर है। आप सवाल पूछ रहे हैं कौन आपका सवाल, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कौन तुम्हारा डिसेंटर है, तो आंसर आ रहा है whoever you pulverized in the seed even competition, जिसको तुमने पहले वाला कंपटीशन में था वो तुम्हारा डिसेंटर है। तो ये इससे अलूट कर रहा है whoever you pulverized in the seed even competition is your dissenter। Aristo dissenter and it has nothing to do with the linking verb is, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। The depend the independent clause is your dissenter is your seed even combatant। your dissenter is your seed even combatant, तो जो तुम्हारा पहला वाला प्रतिद्वंदी था जिसे तुमने हराया था वो तुम्हारा डिसेंटर है इस पर। your dissenter is your seed even combatant, combatant means competitor। So the noun clause whomever you pulverized in the seed even competition acts as subject complement। तो ये यहाँ subject complement की तरह act कर रहा है। Next, noun clause as object of a preposition। It's indispensable to be prescient about what the repercussions will be in the offing। तो यहाँ पे noun clause किस तरह काम कर रहा है? Object of a preposition। एग्जाम्पल में देखेंगे, इट इज इंडिस्पेंसेबल टू बी प्रीसियंट अबाउट। इट इज इंडिस्पेंसेबल, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसेबल मीन्स इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। इट इज इंडिस्पेंसेबल टू बी प्रीसियंट, प्रीसियंट मीन्स पहले से किसी के या किस चीज के बारे में पता होना, पहले से किस चीज के बारे में वाकिफ होना। इट इज इंडिस्पेंसेबल टू बी प्रीसियंट अबाउट what the repercussions will be in the offing। आगे क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में पहले से वाकिफ होना जरूरी है। इट इज इंडिस्पेंसेबल टू बी प्रीसियंट अबाउट व्हाट द रिपरकशंस विल बी इन द ऑफिंग। हियर द सब्जेक्ट इज इट, द वर्ब इज जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट, जो कि लिखा है इट इज इंडिस्पेंसेबल टू बी प्रीसियंट अबाउट, प्रीसियंट के बाद अबाउट लिखा है, ये प्रीपोजिशन है। The independent clause is it's indispensable to be prescient about something। ये जो something है किससे रेफर कर रहा है? What the repercussions will be in the offing। So the noun clause what the repercussions will be in the offing acts as an object of a preposition। तो ये जो object of a preposition काम कर, क्योंकि what the repercussions will be in the offing से पहले क्या लिखा है? what से पहले क्या लिखा है? प्रीपोजिशन लिखा है, तो इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। व्हाट द रिपरकशंस विल बी इन द ऑफिंग, ये जो ऑब्जेक्ट है किसका है? प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन अबाउट का है, इसलिए इसे कहा गया है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। और ये नाउन क्लॉज है, यहाँ पे नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन जैसा काम कर रहा है। Next, he may take umbrage for how your exotic P's and Q's comes across as a gruff exterior। He may take umbrage, वो गुस्सा हो सकते हैं, for how your exotic P's and Q's, तुम्हारा गुस्से वाला जो हरकत होता है, comes across as a gruff exterior, वो बहुत rude नजर आया। He may take umbrage for how your exotic P's and Q's comes across as a gruff exterior। exotic means जो गुस्से वाला एटीट्यूड होता है उससे कहते हैं रागजुक्टिक। पीज एंड क्यूज मींस मैनर्स। ये द सब्जेक्ट इज ही, द वर्ब में मॉडल वर्ब है, द प्रीपोजिशन इज फॉर, अम्ब्रेस के बाद फॉर लिखा है,
सो द नाउन क्लॉज जो यहाँ पे है, हाउ योर adjective pigeon cues comes across as a graph exterior, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन फॉर का है, तो ये है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, इसे कहा जाता है नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये द नाउन क्लॉज हाउ योर adjective pigeon cues comes across as a graph exterior acts as an object of a preposition. नेक्स्ट, नाउन क्लॉजेस एडजेक्टिव और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लॉज यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब को एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। हम पढ़े थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, क्योंकि वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा था, यहाँ पे ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसे कहा गया है एडजेक्टिव और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नाउन क्लॉज को। लेट्स टेक एन एग्जांपल, it's outright silly how you have him caught a lesson of figure of a cannon. It's outright silly, outright जो है ये adverb है completely. It's outright silly, silly means rude जो कि एक adjective है। How you have him caught a lesson of figure of a cannon. देखिए ये जो लिखा है कट, इसका फर्स्ट फॉर्म है कैच, कैच से हुआ है कट, थर्ड फॉर्म यहाँ पे कट, कैच कट कट, तो इसका भी वन फॉर्म क्या है, बेस्ट फॉर्म क्या है, कैच, कैच फ्लीगर आभर कानन, कैच लेजन ऑफ मीन्स लॉट ऑफ, और फ्लीगर आभर कानन इसका मतलब है अपमान, कैच फ्लीगर आभर कानन मीन्स अपमान सहना या अपमानित होना, एक एडवांस वर्ड है कैच फ्लीगर आभर कानन। इसके बीच में मैंने एक नया वर्ड लिख दिया है एलेजन ऑफ लॉट ऑफ, अब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते आपकी मर्जी, आप सिर्फ लिख सकते हैं कैच फ्लीगर आभर कानन या कैच लॉट ऑफ फ्लीगर आभर कानन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है कट लेजन ऑफ फ्लीगर आभर कानन। इट्स आउटराइट सर्ली हाउ यू हैव हिम कट लेजन ऑफ फ्लीगर आभर कानन, ये पूरा पूरी पूरी तरह रूड है, जिस तरह तुमने उसे अपमानित करवाया, जिस तरह तुमने उसे अपमानित करवाया ये पूरी तरह रूड है, पूरी तरह रूड है। हाउ यू हैव हिम कट लेजन ऑफ फ्लीगर आभर कानन, इट्स आउटराइट सलिस, सलिस एक एडजेक्टिव है, तो इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, हाउ यू हैव हिम कट लेजन ऑफ फ्लीगर आवर कानन, ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, सलिस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसे कहा गया है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हियर द सब्जेक्ट इज इट, द वर्ब इज, द एडजेक्टिव इज सलिस, और उसके बाद जो क्लॉज आया है हाउ यू हैव हिम कॉट लेजन ऑफ फ्लीगर आवर कानन, इट्स आउटराइट सलिस, ये पूरी तरह रूड है, क्या रूड है, हाउ यू हैव हिम कॉट अ लेजन ऑफ फ्लीगर आवर कानन, तुमने जिस तरह उन्हें अपमानित करवाया, ये रूड है। तो जो चीज रूड है वो क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए उसे कॉम्प्लीमेंट कहा गया है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हियर द नाउन क्लॉज हाउ यू हैव हिम कॉट अ लेजन ऑफ फ्लीगर आवर कानन acts as an adjective complement. Next, the apocryphal is proselytismatic. What you are going to listen. The apocryphal is proselytismatic. What you are going to listen. Proselytismatic means एक adjective है, इसका मतलब है inspiring. The apocryphal means story, जो कहानी होता है। The apocryphal is proselytismatic. What you are going to listen. तुम जो कहानी सुनने जा रहे हो वो बहुत इंस्पायरिंग है। The apocryphal is proselytismatic. कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। What you are going to listen, तुम जो सुनने जा रहे हो, तो ये किसको कंप्लीट कर रहा है, एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है, प्रोसिल्यूसमेटिक को कंप्लीट कर रहा है, तो हम इससे कहेंगे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। व्हाट यू आर गोइंग टू लिसन, ये है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, आई एम लुसिलेंस वेयर आई लिव नाउ। लुसिलेंस मींस फाइन, आई एम फाइन अब सिंपल में बोलते हो ना, एडवांस में बोलेंगे आई एम लुसिलेंस। लुसिलेंस मींस फाइन, आई एम फाइन की जगह आप एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम लुसिलेंस। आई एम लुसलेंस वेयर आई लिव नाउ, मैं जहां रह रहा हूं मैं अच्छा हूँ। आई एम लुसलेंस वेयर आई लिव नाउ, तो ये लुसलेंस वेयर एडजेक्टिव है, इसे कंप्लीट कर रहा है वेयर आई लिव नाउ, तो ये है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, द पर्सन इज आर्टिलोक्वेंट हु यू आर किसिंग अप टू। किस अप टू मींस किसी को बहुत ज्यादा कन्विंस करना, इसको वेला फुसला के कन्विंस करना, उसे कहते हैं किस अप टू बटर समवन अप, चापलूसी करना, उसे कहते हैं किस अप टू। द पर्सन इज आर्टिलोक्वेंट हु यू आर किसिंग अप टू, जिसे तुम चापलूसी से बात कर रहे हो या जिसे तुम बहला रहे हो,
जिसे तुम बटर अप कर रहे हो वो बहुत घमंडी इंसान है। द पर्सन इज आर्टिलोक्वेंट यू आर किसिंग अप टू। आर्टिलोक्वेंट मीन्स घमंडी इंसान। तो यहाँ पे आर्टिलोक्वेंट को कौन कंप्लीट कर रहा है? हु यू आर किसिंग अप टू, ये है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये नाउन प्लस एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, uncountenancing the police van, the delinquents absquatulated precipitously. Countenancing means facing या noticing. Uncountenancing the police van, जब पुलिस वैन को देखते ही, पुलिस वैन को फेस करते ही, द डेलिंकेंट्स, तो डेलिंकेंट्स मीन्स तो बहुत बदमाश लड़के होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं। द डेलिंकेंट्स absquatulated, absquatulate मीन्स जोर से भाग जाना। प्रेसिपिससली, जोर से। प्रेसिपिससली एडवर्ब है। दैट द पुलिस कुड नॉट इनकार्सरेट देम, ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सके। On countenancing the police van, the delegates absquatulated precipitously that the police couldn't incarcerate them. पुलिस वैन को फेस करते ही वो डेलीगेट्स या वो क्रिमिनल्स तेजी से भागे ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सके। तो यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है, दैट द पुलिस कुडंट इनकार्सरेट देम, में किससे कंप्लीट कर रहा है? प्रेसिपिटसली को एडवर्ब को कंप्लीट कर रहा है, तो इसे आप कहेंगे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। हियर नाउन प्लस एक्ट्स एज एन एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो ये था इसका लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।